Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया कॉन्ड्रम, बात करेंगे इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम देखेंगे और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे. नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द राजस्थान गिग इकोनॉमी बिल, जो कि गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक एक्ट लेकर आए हैं. नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर टू ग्रेस G20 समिट वेन्यू. साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्लीन tech for the inclusive green future. Next we'll be discussing about the not for game changer jet engine technology, and along with that we'll see about India and Greece to upgrade ties, and lastly we'll be covering India's smart city award contest 2022 results. So without wasting any time, let's see what is in the news. फर्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो हमें देखना है ग्रोथ एंड द टायर टू सिटी. एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि किस तरीके से एक यंग कंट्री में, जहां आप बोलते हैं कि यूथ बहुत सारे हैं, ऐसे में जो नंबर ऑफ यूथ हैं, हाउ मैनी ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड. देखिए, इंडिया एक रोबस्ट इकोनॉमी की तरह ग्रोथ कर रहा है, लगातार इंटरनेशनल अटेंशन इंडिया को देखने मिल रही है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर निकल कर आ रहा है. ऐसे में जो यूथ है उनका अनएम्प्लॉयड होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेस कर देता है. अगर हम बात करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आज की डेट में इंडिया की 25 साल या उससे कम की है. वहीं अगर हम बात करें तो 2/3 जो हैं वो आपको 35 साल या उससे कम के देखने के लिए मिलेंगे. तो इंडिया का अगर आप यूथफुल डेमोग्राफिक देखने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी अमेजिंग. हाउएवर, ये जो एसेट इंडिया के पास है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास है, ये जो यंग जनरेशन इंडिया के पास है, ऐसे में इनका अनएम्प्लॉयड होना एक तरीके से आप देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है. कारण क्यों? देखिए, एक तरफ इंडिया एड्रेस कर रहा है कि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी में है, ऐसे में जो मिसमैच है ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपस में तीनों चीज़ें तालमेल खाती हुई हमें नहीं नज़र आ रही हैं. इंडिया की बात करें तो बहुत सारे डेवलपमेंट आपको देखने मिलेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए या एजुकेशन और स्किल्स डेवलप करने की यहाँ पर बात की जाए तो इट इज़ मिसिंग नाउअडेज. सो जो फोकस है वो अर्बन सेंट्रल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैश आपको देखने मिलेगा विद मैन्युफैक्चरिंग टू द रूरल एरिया. अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो जो पुअर रूरल फिजिकल है, जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रोथ डिवीज़न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आपको ग्रोथ होता हुआ नहीं नज़र आएगा. अगर हम एजुकेशनल डेफिसिट की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को तो कवर करता ही है, लेकिन वो विश्व की सबसे लार्जेस्ट इलिटरेट इंडिविजुअल पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. इस डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ओनली लेस देन 20% हैविंग कंप्लीटेड देयर सेकेंडरी एजुकेशन, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड साइन. अगर हमें एजुकेशन के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. क्यों? क्योंकि आप अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हाई रिटर्न्स देखने मिलेंगे, ना केवल लोअर लेवल पर बट ऑन दी हायर लेवल. अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो लगभग 20% का जो सोशल रेट रिटर्न है आपको वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा. ऐसे में ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना एक तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की तरह है. रूरल एजुकेशन की बात करें तो ये अलग ही दूसरे चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं, जैसे एक्सपांशन हो रहा है एजुकेशन का. ऐसे में एक्सेस होने के बाद भी क्वालिटी एजुकेशन, फाइनेंस और गवर्नेंस जैसी जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा इनके सामने है. पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी क्रिएट कर देते हैं ग्रेजुएशन क्वालिटी में, जहां आप देखेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर प्रोवाइडिंग मोर गुड
गुड और हायर क्लासेस ऑफ नंबर एंड अ लेवल ऑफ एजुकेशन। वहीं आप देखेंगे एक तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ आपको, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये लैग देखने मिलेगी। इनएडुकेट फैकल्टीज़ आपको देखने मिलेंगे, करिकुलम अपडेटेड नहीं होना, रट्टाफिकेशन पर बात करना, ये सारी समस्याएं इंडिया यहाँ पर फेस कर रहा है। वहीं अगर हम गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो एज द एजुकेशन लैंडस्केप डाइवर्सिफाइड, जो गवर्नेंस है उसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर गड़बड़ाया हुआ है। इंसेंटिवाइज करना, मॉनिटरिंग करना, परफॉर्मेंस असेट करना या अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना कहीं ना कहीं अभी हमारे सिस्टम से मिसिंग है। अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 2000, अगर आप सन 2000 से देखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये डी अर्बनाइज हो चुका है। दैट मीन्स रूरल लोकेशन यहाँ पर ज़्यादा चूज़ की जा रही हैं बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, और ऐसे में जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये कम हो जाते हैं। ये जो शिफ्ट है ये यहाँ पर एक मिसमैच क्रिएट कर देता है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में, जो कि पॉलिसी मेकर को पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें टायर 3 सिटी की, तो जो फ्यूचर है इंडिया का इकोनॉमी का ये टायर 2 सिटीज़ में है with their potential to generate sustainable GDP and employment। ऐसे में इंटरमीडिएट सिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार ग्रोथ करती जा रही हैं। एक 4-fold इंक्रीज़ हमें देखने मिला है इनटू द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, किस में? केवल और केवल टायर 2 सिटीज़ के अंदर। तो टायर 2 सिटीज़ एक नया चैलेंज यहाँ पर क्रिएट कर सकती हैं। ऐसे में यूथ को एनकरेज करना, जॉब क्रिएट करना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाना अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह हमें नज़र आता है। पॉलिसी इम्पेरेटिव्स की बात करें तो अर्बन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरल इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग टुगेदर। ऐसे में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है बिटवीन दी रूरल इंडिया एंड दी अर्बन इंडिया। तो ये अपने आप में कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑल्दो द आर्टिकल इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट आपको आंसर राइटिंग करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, अ वर्कर बाय अनदर नेम। देखिए बात की जा रही है राजस्थान के गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्किंग एक्ट के बारे में। रिसेंटली राजस्थान का गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर एक्ट यहाँ पर आया है, जो अपने आप में इंडिया में लेबर क्लास के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल उनके राइट और वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है। जब आप देखते हैं स्विगी, उबेर, ओला, अर्बन कंपनी जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, आज की डेट में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और आपकी और हमारी डिपेंडेंसी भी इन पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये जो सेक्टर है इसमें इनोवेशन करना, इनको प्रोटेक्शन देना हर नेशन का और स्टेट का महत्वपूर्ण काम है। देखिए जब हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो जो लेबर है, जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, दोज हु आर वर्किंग इन दिस सेक्टर, गिग इकोनॉमी के सेक्टर में, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस बिल की हाईलाइट की बात करें तो जो राइड शेयर हैं, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, इनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में इनको प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वो वर्क कर देती हैं लेबल्स, मतलब पार्टनर्स, या ऐसे में जो एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं, जो इनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। ऐसे में आप देखेंगे जो गिग वर्कर्स को यहाँ पर रिकॉग्निशन देना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जो एक्ट यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट लेकर आई है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। कारण क्यों? क्योंकि इसने रिकॉग्नाइज़ किया है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को यहाँ पर एक यूनिक आईडी जनरेट करके। दैट मीन्स माना है कि ये आपकी इकोनॉमी का फाउंडेशन है और फ्यूचर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर वेलफेयर फंड और रेवेन्यू जनरेशन के बारे में भी बात की जा रही है। गिग वर्कर्स को बढ़ावा देने के लिए एक्ट में मैंडेट की है कुछ फीस, जैसे ट्रांजैक्शन फीस,
एक सस्टेनेबल रेवेन्यू यहाँ पर इंश्योर करने के लिए जो भी मैकेनिज़्म है उसको यहाँ पर चैनलाइज कर दिया गया है। और ऐसे में एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी गई है गिग वर्कर्स के लिए, सो दैट उनको जो कंपनीज़ हैं वो एक फेयर कंपनसेशन दें और उनका कोई भी अमाउंट यहाँ पर किसी भी तरीके से ना रुके। आगे अगर हम बात करें तो ये जो एक्ट है ये ट्राइपेट्रिएट वेलफेयर बोर्ड कंप्राइज करने की बात कर रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ जो कंपनी है उसके खुद के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम आईएलओ की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका फ्रेमवर्क भी वो यही बात करता है कि ये जो बोर्ड है इसको यहाँ पर सेक्टोरल बार्गेनिंग के रूप में देखना चाहिए। इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप देखेंगे इस क्षेत्र में आ पाएंगे। कारण क्या है इस तरीके का ट्राइपेट्रिएट वेलफेयर बोर्ड बनाना? ताकि जो करप्शन है या जो मिसलीडिंग है या जो इम्बैलेंस है एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट सेक्टर और एम्प्लॉयर के बीच में वो यहाँ पर ख़त्म हो सके। वहीं अगर हम बात करें तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग एस्पेक्ट है इस एक्ट का, दैट इज़ कि कंपनीज़ को यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन लेवल डेटा यहाँ पर क्रिएट करना है। ये एक्ट मैंडेट कर रहा है कि जितना भी गवर्नमेंट है वो जितना भी डेटाबेस को यहाँ पर कंट्रोल करेगी उसमें सारा का सारा जो वर्कर एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन है इसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि ये एक्ट अपने आप में कमेंडेबल है, बट स्टिल इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। कई जगह पर ये जो इशू हैं जहाँ पर एम्प्लॉय को मिसक्लासिफिकेशन किया जा रहा है बाय कैटेगराइजिंग कंपनीज या एग्रीगेटर्स या प्रोटेक्टिव मेजर्स, उसके बारे में बिल यहाँ पर पूरी तरीके से शांत हमें नज़र आता है। बात कर लेते हैं गिग वर्कर्स कौन होते हैं। तो देखिए, गिग वर्कर एक इंडिविजुअल है जो कि एक शॉर्ट टर्म लेवल पर फ्लेक्सिबल आवर्स में यहाँ पर कहीं पे किसी क्षेत्र में काम करेंगे, विच मीन्स हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति विच इज़ हैविंग मल्टीपल क्लाइंट्स और कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे एक व्यक्ति हैं जो ओला की गाड़ी भी चला रहे हैं, उबर की गाड़ी भी चला रहे हैं, रैपिडो भी चला रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? दे आर दी गिग वर्कर। सो बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉय की तरह आपको नहीं देखने मिलेंगे, रादर ये इंडिपेंडेंट या कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस लेवल पर काम करते हैं। यूजुअली टेम्परेरी या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड कामों में आपको दिखाई देंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स आपको दिखाई देंगे। एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो होता है वो यहाँ पर मिसिंग होता है। फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ वर्किंग है, वेयर दे वांट टू वर्क व्हाट दे वांट टू वर्क, एंड देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स जिसमें आपको गिग वर्कर्स दिखाई देंगे। गिग प्लेटफॉर्म की बात करें तो गिग प्लेटफॉर्म ही गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म कहा जाता है, विच मीन्स वो मार्केट प्लेस जहाँ पर डिजिटल इंटरमीडिएटरीज जो कनेक्ट करते हैं गिग वर्कर्स को कस्टमर को या गिग वर्कर्स और क्लाइंट्स को, वो यहाँ पर सर्विसेज देते हैं। ये मार्केट प्लेस होती हैं जहाँ पर इस तरीके की जो सहूलियत है वो प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन, बिकॉज दे आर अलाउइंग यू टू चूज फ्रॉम द मल्टीपल सर्विसेज। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है 28 फीट नटराज स्कल्पचर के बारे में। देखिए, 28 फीट का नटराज स्टैच्यू यहाँ पर वर्ल्ड का माना जाता है वर्ल्ड का टॉलेस्ट। इसको भेजा जा रहा है, इज बीइंग सेंट टू G20 लीडर समिट वेन्यू इन न्यू दिल्ली फ्रॉम नन अदर प्लेस बल्कि स्वामी मलाई तमिलनाडु से। इसकी अगर हम बात करें तो ये अष्ट धातु से बना हुआ है, विच मीन्स गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन और जिंक, जिन्हें आप अष्ट धातु बोलते हैं। 19 टन का ये स्टैच्यू, 28 फीट का स्टैच्यू इसको यहाँ पर भेजा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्राफ्ट किया गया है बाय दी श्रीकंता स्थापति एंड हिज ब्रदर, जो कि इन्होंने एक चोला पीरियड की जो नटराज मूर्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है उसको यहाँ पर फॉलो किया है। इस स्टैचू की अगर हम बात करें तो 22 फीट हाइट का आपको देखने मिलेगा, 6 फुट का पेडेस्ट्रियल इसके अंदर है, और आप देखेंगे तो दोनों को मिलाकर लगभग 28 फीट की हाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। दिस इज़ द स्टैचू विच यू कैन सी हेयर वेरी क्लियरली इन द इमेज।
जो लॉस्ट वैक्स मेथड है, आपको पता है, जिसकी सहायता से हमारे ब्रॉन्ज स्कल्पचर को ना केवल अभी बल्कि एंशियंट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ढाला जा रहा है, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस प्रोसेस में आप देखेंगे वैक्स मॉडल यहाँ पर क्ले से तैयार किया गया, एंड आफ्टर द क्ले ड्राइज द वैक्स इज मेटल्ड आउट लीविंग अ कैविटी दैट इज अगेन बीइंग फिल्ड विद द मोल्टन ब्रॉन्ज। सो ये जो स्टैचू है ये लॉर्ड शिवा के नटराज डांसिंग फॉर्म को यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है, जो कि शिव का जो डांसिंग मोड है, जो डांसिंग फॉर्म है भगवान शिव का, वो कहीं ना कहीं तमिल कल्चर में क्रिएशन के बारे में बात करता है। चोला डायनेस्टी से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर स्टैचू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर लेते हैं नटराज स्कल्पचर के बारे में। तो एक आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन है जो लॉर्ड शिव के कॉस्मिक डांसिंग के बारे में बात करता है। ये अपने आप में सिंबलाइज करता है क्रिएशन की, प्रिजर्वेशन की और डिस्ट्रक्शन की। एक साइकिल जो नेचर का होता है, जो भी चीज़ बनी है वो प्रिजर्व होगी, वो चलेगी और एक समय बाद उसका अंत भी होगा। हिंदू फिलॉसफी की ये साइकिल है जिसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। चोल पीरियड की बात करें तो चोल डायनेस्टी जिसने रूल किया है सदर्न इंडिया पे लगभग 9 से 13वीं सेंचुरी में, चोल से इंपीरियल चोल बने हैं ये, और इन्हीं को आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर का पैट्रोनेज करने वाला भी कहा जाता है। नटराज स्कल्पचर की बात करें तो चोल पीरियड का ही वो समय है जब नटराज स्कल्पचर इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। टिपिकली अगर आप देखेंगे तो जो लॉर्ड शिव है इनका एक डायनेमिक और ग्रेसफुल पोस्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर रिंग ऑफ फ्लेम्स यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देंगी जो इटर्नल साइकिल, बर्थ और डेथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। शिव जी का जो डांस आप देखेंगे ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स की रिदम को। हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए आर्ट एंड कल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो ये बहुत सारे सिंबॉलिक एलिमेंट्स दिखाते हैं। शिव के अपर राइट हैंड की बात करें तो इसमें आपको डमरू देखने मिलेगा जो कि साउंड ऑफ क्रिएशन की बात करता है, और आपने देखा ही होगा अभी रिसेंटली हबल स्कोप की सहायता से कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। अपर लेफ्ट हैंड की बात करें तो इसमें फ्लेम है जो कि डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज कर रहे हैं। लोअर राइट हैंड की बात करें तो इसके अंदर ये प्रोटेक्शन का जेस्चर दिखाता है। वहीं लोअर लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो वो उनके लिफ्टेड फूट की तरफ दिखाता है विच इज़ सिंबलाइजिंग द लिबरेशन। डॉफिज्म की बात करें या अप्सराओं की बात करें जो आपको आसपास देखने मिल जाएंगी, ये डिमंस ऑफ इग्नोरेंस को दिखाता है जिनको शिव ने यहाँ पर कॉन्कर कर लिया है। दैट मीन्स उन्होंने इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। वहीं शिव के चारों तरफ आपको एक फ्लेम जलती हुई दिखाई देगी जो कि एवर चेंजिंग यूनिवर्स का इंडिकेशन है। इनके वेस्ट के अराउंड आपको कुंडलिनी में एक स्नेक दिखाई देगा जो कि डिवाइन फोर्स का इंडिकेशन है, जो रिप्रेजेंट करता है शिव शक्ति, जो कि एक कॉस्मिक एनर्जी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं क्लीन चिट फॉर इंक्लूसिव ग्रीन फ्यूचर इन इंडिया। देखिए नेशन को एड्रेस करते हुए इंडिया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बात करी थी, इंडिया अपना वर्ल्ड में ये दिखा रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से बढ़ाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है क्लाइमेट एक्शन, बहुत इफेक्टिव वे में इंडिया इसको करता जा रहा है। ऐसे में बात आ जाती है ग्रीन इकोनॉमी की। ग्रीन इकोनॉमी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एनवायरमेंटल आउटकम्स की तो हमें बात करना होगा सोलर पार्क्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। ऐसे में एक बहुत ही मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हो जाती है जो इकोनॉमी में यहाँ पर डेवलप करेगा एक फ्यूचर क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ डू वी टेक दिस ग्रीन इकोनॉमी पैराडाइम टू द हार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट नीड्स, स्पेशली फॉर द यूथ जो यहाँ पर जॉब की तलाश में है, या विमेन हु आर सीकिंग इनकम अपॉर्चुनिटी, या फार्मर जो कि एक डाइवर्सिफाई इनकम की तरफ ध्यान देने के बारे में काम कर रहा है। ऐसे में आप देखेंगे तो पिछले कुछ दशकों में ये बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए हैं ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। इंडिया लगातार काम करते आ रहा है। सोलर ड्रायर्स की बात की जा रही है, साथ में आप देखेंगे जो सन ड्राइड सिस्टम है इसको अडॉप्ट भी किया जा रहा है।
अलॉन्ग विद दैट पीएम मुद्रा योजना, पीएम एफईएम योजना या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फंड जो हैं वो यहाँ पर क्लीन चिट या अडॉप्शन देने की भी बात कर रहे हैं। फैसिलिटेशन की अगर हम बात करें तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है फॉर बैंकर्स इन दी असेसिंग क्लीन चिट क्रेडिट। यहाँ पर एक इनिशियल रिस्क हैजिंग किया जा रहा है थ्रू दी पार्शियल गारंटी, और साथ ही आप देखेंगे लोन्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। ऐसे में आप देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरर इनोवेटर का एक मार्केट लिंकेज प्लेयर यहाँ पे तैयार किया जा रहा है थ्रू मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप्स। चलिए समझ लेते हैं क्लीन टेक है क्या। देखिए क्लीन टेक एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी जिनका मुख्य उद्देश्य है जितने भी एनवायरमेंटल चैलेंज है उनको यहाँ पर मिनिमाइज करना, और साथ ही जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे प्लानट के ऊपर उनको कम करना। क्लीन टेक मेजरली फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और डिफरेंट डिफरेंट जो पॉल्यूशंस हैं और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उनको रिडक्शन करने में, उनको कम करने के बारे में। जो गोल है क्लीन टेक का, इसका मुख्य काम है इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन वेल बीइंग को यहाँ पर प्रमोट करना, जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर जो आपके फुटप्रिंट हैं उसको कम किया जा सके। की एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में बात कर रही है। सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर और जियोथर्मल एनर्जी को लेकर। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो क्लीन टेक का मुख्य उद्देश्य है एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर्स को क्रिएट करना। ऐसे में जो एनर्जी सेविंग एफिशिएंसी अप्लाइंसेज है लाइक एलईडी लाइट, स्मार्ट और ग्रिड प्रोजेक्ट्स, ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन और वेस्ट को कम करने में मदद करेंगे। साथ ही इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स को यहाँ तैयार किया जा रहा है जिसमें सस्टेनेबल मटेरियल और एक लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशंस की बात की जाएगी। अलॉन्ग विद दैट टेक्नोलॉजी की सहायता से वेस्ट को रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट करना भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य नज़र आएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो क्लीन टेक का एक और मुख्य उद्देश्य है विच इज़ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड सस्टेनेबल फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लाया जा रहा है जहां पर पेस्टिसाइड को कम किया जा सके, केमिकल का यूज़ कम किया जा सके, सॉइल की हेल्थ बढ़ाई जा सके और एक क्लीन एयर, क्लीन वाटर और क्लीन सॉइल की तरफ मूव कर सके। एंड एट दी एंड अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा मेजर फोकस है सर्कुलर इकोनॉमी पे, विच मीन्स हम रिसाइकल, रीयूज़ और रीपर्पस की यहाँ पर बात कर रहे हैं ताकि वेस्ट को मिनिमाइज किया जा सके और रिसोर्स कंजम्पशन को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ रिन्यूएबल एनर्जी इज वर्किंग। वी हैव विंड एनर्जी, वी हैव सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ करते हुए हम एनर्जी एफिशिएंट काम कर सकते हैं जो कि ना केवल हमारे लिए बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जहां पर बात की जा रही है नॉट फॉर गेम चेंजर जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सपेक्टेड सून। चलिए समझ लेते हैं आखिर है क्या। देखिए GEHAL जेट इंजन डील जो कि अपने आप में एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील है, इट हैज़ नॉट एनकाउंटर्ड एनी ऑब्जेक्शन इन दी US कांग्रेस, और ये कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट प्रोवाइड कर देता है GEHAL जेट इंजन डील को ग्रीन सिग्नल देने के लिए। एक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये यहाँ पर फाइटर जेट इंजन्स को तैयार करने वाले हैं फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ये अनाउंसमेंट एक तरीके का सिग्निफिकेंट डील है जहां पर आप देखेंगे US और इंडिया मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। ये जो इंजन यहां पर बनाए जाएंगे ये इंडिया के इंडिजीनियसली मेड MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करेंगे और प्रमोट करने का भी काम करेंगे। इम्पॉर्टेंस क्या है इस डील की? देखिए ये जो एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ क्रिटिकल जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है जो कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। GE का F414 इंजन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट जेट इंजन है। ऐसे में इंडिया और US का कोलैबोरेट करना और इंडिया इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा फॉर इट्स ओन एयरक्राफ्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली अमेजिंग। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो कुछ ही कंट्री हैं जिनके पास ये मेट्रोलॉजी नेसेसरी टेक्निक है जो कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए काम आती है।
तो आप इस डील की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि इंडिया विल बी अमंग वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनके पास ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। देखिए, अगर हम F414 इंजन्स की खासियत की बात करें तो इंडिया ने चूज़ किया F414 INS-6 मॉडल फॉर LCA MK2 इसके पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट को देखते हुए। F414 इंजन की बात करें तो दे आर एडवांस्ड वर्जन ऑफ F404 इंजन, जो कि आज की डेट में LCA तेजस को यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन ये है इनका इंक्रीज थ्रस्ट की वजह से आप इनका थ्रस्ट और वेट रेशियो एक बहुत अच्छा है, लो मेंटेनेंस है, और ऐसे में जो इंजन की ड्यूरेबिलिटी है वो भी आपको बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेगी। इस डील के साइन होते ही हुए इंडिया 5वीं ऐसी कंट्री बन जाएगा दुनिया में जो कि जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करेगा, और ये ज्वाइन करेगा यूएस, रशिया, फ्रांस और यूके के क्लब को। ये ना केवल इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, ना केवल एयर डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरेशन को बढ़ाएगा, बल्कि इंडिया का जो इंडिजीनियस बनने का सपना है, जो मेक इन इंडिया का सपना है, उसको भी फुलफिल करेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर हम जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भेजेगी चाइना को कि हाउ ग्रेट एंड हाउ डीप इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप आर, बिकॉज नाउ दे आर एग्रीइंग कि वो इंडिया को यहाँ पर जेट इंजन की जो टेक्निक है वो यहाँ बताने वाले हैं। और इंडिया जब क्लब 5 का पार्ट बन जाएगा, क्लब 4 जो अभी है, और इंडिया 5वीं कंट्री बन के इसको क्लब 5 बनाएगा, तो ये चाइना को और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज प्रोवाइड करेगा। तेजस LCA MK2 की यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक एडवांस्ड वर्जन है तेजस LCA का, जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय द इंडियन एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। MK2 वर्जन की बात करें तो ये मार्क 1 से बड़ा है, साथ ही इसकी लेंथ ज़्यादा है, विंग स्पैन और ओवरऑल डायमेंशंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इसकी पेलोड कैपेसिटी और फ्यूल कैपेसिटी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल रेंज या कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ भी इसकी बढ़ जाती है। इस मिशन की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बैट में जो MK2 की रेजिलियंस है उसको लगभग 57 मिनट से 120 मिनट पर लेकर चला जाता है, जो कि MK1 की 57 जस्ट यहाँ पर थी। अगर हम इसके मेजर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर GE404 इंजन को यहाँ पर रिप्लेस किया जाने वाला है विद GE414 इंजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो दे कैन कैरी 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिशन साइमल्टेनियसली, जो कि इसको ग्लोबली एक स्टैंड आउट पोजीशन क्रिएट करके दे देते हैं। सो वी हैव टू वेट यहाँ पर कि जो हमारे मार्क 2 में जैसे ही GE414 इंजन आएगा, हाउ वुड इट इम्पैक्ट द इंडिया एंड इट्स जियो पॉलिटिकल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। इंडिया और ग्रीस ने प्लेज किया है टू अपग्रेड टाइज टू बिकम दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर। देखिए, इंडिया एंड ग्रीस फ्राइडे ये एग्री किए हैं कि अपने बायलैटरल टाइज को और भी मजबूत करेंगे, और साथ ही दोनों कंट्रीज एजुकेशन, पॉपुलेशन की मूवेबिलिटी, माइग्रेशन, ऐसे बहुत सारे मुद्दों को यहाँ पर ईज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर एक और मुख्य मुद्दे के बारे में बात की गई है, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, और साथ ही जो डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री लिंक है उसको बढ़ाना। एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा जिसमें दोनों नेशन इन सारे मुद्दों पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनको बढ़ाएंगे। इंडिया और ग्रीक की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस टाई है। हम सभी को पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया यहाँ पर आए थे, और दोनों कंट्रीज़ आप देखेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ और कन्वेंशन और सी लॉज को लेकर लगभग एक जैसे विचार यहाँ पर रखते हैं। वहीं पीएम की जो ग्रीस विजिट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बिकॉज ही लेड अ व्रेथ ऑन द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स। एथेंस में यहाँ पर इन्होंने इसको ट्रिब्यूट दिया है। अगर हम टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स की बात करें एथेंस में, तो ये एक वॉर मेमोरियल है जो कि सिंथगामा स्क्वायर में लोकेटेड है, जो कि सेंट्रल स्क्वायर है ग्रीक कैपिटल का। ये जो मॉन्यूमेंट है ये एक सिंबल के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रिब्यूट देता है उन ग्रीक सोल्जर्स को जिन्होंने अपना जीवन यहाँ पर खोया है इन डिफरेंट वॉर्स, लेकिन जिन्हें आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है।
अगर हम इस टॉम की बात करें, सो द टॉम्ब ऑफ द यूनिक सोल्जर इज़ नॉट यूनिक टू एथेंस। इस तरीके के दूसरे मेमोरियल आपको दूसरी कंट्रीज़ या अलग अलग देशों में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर ग्रीस में लास्ट विजिट किया था 1983 में, एंड दैट वाज नन अदर देन बट दी ग्रेट इंदिरा गांधी। इसके बाद 1983 के बाद आप देखेंगे एक हाई लेवल विजिट किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की आपको देखने मिलेगी 2023 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड ग्रीस रिलेशंस। चलिए, बात करने वाले हैं हम लास्ट न्यूज़ के बारे में, जहां इंदौर बन गया है बेस्ट सिटी, एमपी टॉप्स द स्टेट इन द स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट। चलिए, ब्रीफ में समझ लेते हैं हुआ क्या है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट ISSC 2022 के रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ऐसे में आप देखेंगे बेस्ट सिटी अगेन बनकर निकल कर आ गया है, नन अदर देन बट दी इंदौर। टॉप स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आपको टॉप पे दिखाई देगा, फॉलोड बाय दी सेकंड प्लेस सूरत एंड आगरा। ऐसे में मध्य प्रदेश की इंदौर लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर अपनी पोजीशन क्रिएट करती जा रही है। ISAC का मुख्य उद्देश्य एक इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सेफ, हेल्दी और कोलैबोरेटिव सिटीज़ को बनाना, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, जिसका मुख्य उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करना थ्रू दी स्मार्ट सॉल्यूशन। ऐसे में आप देखेंगे लगभग 845 नॉमिनीज़ में से 80 स्मार्ट सिटीज़ के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हुए, और ऐसे में आप देखेंगे कि इंदौर यहाँ पर विनर के रूप में बाहर आया है। ISSC के 2022 के अवार्ड अपने आप में चौथा एडिशन होंगे, जिन्हें प्रेजेंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, और 27 सितंबर को ये सेरेमनी यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी थ्रू दी स्मार्ट सॉल्यूशन, तो आपको देखना होगा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हम काम करने वाले हैं। वाटर मैनेजमेंट, जैसे वाटर क्वालिटी को बढ़ाना, मॉनिटर करना, लीकेज को आइडेंटिफाई करना, साथ ही स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिस्टम को बढ़ाना, स्मार्ट मीटर्स लगाना, चाहे आप पानी के लिए बात करें, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाना, सिटीज़न एंगेजमेंट को यहाँ पर बढ़ाना, सिटीजन्स के ओपिनियन लेना, वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग करना, जैसी सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सॉल्यूशन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन के बारे में। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको इनके जवाब हमारी वेबसाइट raoseacademy.in पर जाकर सबमिट करना है। वी विल सी एंड टेल यू कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो किस तरीके से लिखे जाने चाहिए। इसी के अलावा आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, राउज एकेडमी मेंस टेस्ट सीरीज़ का लाइव डिस्कशन करने जा रहा है कल सुबह 11 बजे। MPPSC 2022 आप सभी का शेड्यूल आ चुका है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके आप कल हमारे चैनल से जुड़िएगा, आपको पता चलेगा कि आंसर को इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग आप किस तरीके से बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू टुमारो।